दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये विक्रम बेताल की सीरीज़ से ली गई बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ऑनेस्ट थीफ। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ईमानदार, और थीफ का मतलब होता है चोर। द ऑनेस्ट थीफ मतलब कि ईमानदार चोर। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। As Vikram was once again carrying Betal to his destination, the corpse began a new story। क्या मतलब हुआ? As जैसे कि विक्रम was once again carrying मतलब कि जैसे कि विक्रम फिर एक बार कैरिंग बेताल, कैरी का मतलब होता है ढोकर ले जाना, मतलब कि बेताल को ढोकर ले जा रहे थे। टू हिज डेस्टिनेशन अपनी मंजिल पर। द कॉर्प्स बिगन आ न्यू स्टोरी। और दोस्तों, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म में, बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगिन। और कॉर्प्स का मतलब होता है लाश या शव। द कॉर्प्स बिगन आ न्यू स्टोरी, वो जो लाश थी उसने एक नई कहानी शुरू कर दी। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, देखते हो क्या कहानी है। इन मदनपुर टाउन आ ट्रेडर लिव्ड हुज नेम वॉज दिव्यदत्त। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना। सेकंड फॉर्म होती है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? इन मदनपुर टाउन, मदनपुर शहर में, अ ट्रेडर एक व्यापारी, लिव्ड रहता था। हुज नेम, हुज मतलब जिसका, हुज नेम वॉज दिव्यदत्त जिसका नाम दिव्यदत्त था। He had a beautiful daughter named मदन सेना। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम ये दिखाते हैं कि किसी के पास कुछ है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पजेसिव का वाक्य कहलाता है। यदि वो प्रेजेंट में पजेसिव होगा तो वहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग ऑफ के रूप में। जैसे उसके पास कार है, ही हैज़ ए कार। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव ए मोबाइल। तो प्रेजेंट में हम हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन पास्ट में जब हम वाक्य बनाएंगे पास्ट के अंदर, पास्ट पजेसिव में, तो हमें हेड का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो ये हमारा पास्ट का पजेसिव वाक्य है जहाँ पर हेड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर, उसकी एक सुंदर बेटी थी। नेम्ड मदन सेना, मदन सेना नामक। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसकी एक मदन सेना नामक सुंदर बेटी थी। वंस एक बार, आ ग्रेट फेयर वॉज हेल्ड इन दैट सिटी। दोस्तों, ये जो वाक्य है इस वाक्य में वॉज के बाद देखिए थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये HOLD की ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है, यहाँ इसको थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। और यदि हम इस वाक्य के बारे में बात करें तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है जैसा यहाँ किया गया, और साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों, फेयर का मतलब होता है मेला। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, अ ग्रेट फेयर वॉज हेल्ड इन दैट सिटी मतलब एक बार उस शहर में एक बड़ा मेला लगाया गया, कह सकते हैं एक बड़ा मेला आयोजित किया गया। मदन सेना वॉज गोइंग अराउंड द फेयर विद हर फ्रेंड्स। और जो मदन सेना थी वॉज गोइंग अराउंड, वो गोइंग अराउंड मतलब कि वहाँ घूम रही थी, मतलब मेला देख रही थी, घूम रही थी, विद हर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। आर रिच मर्चेंट्स सन सोमदेव वॉज ऑल्सो सीइंग द फेयर। दोस्तों, यहाँ मर्चेंट के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का के की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। मर्चेंट्स सन का मतलब हुआ व्यापारी का बेटा।
अ रिच मर्चेंट सन मतलब एक अमीर व्यापारी का बेटा सोमदेव वॉज ऑल्सो सीइंग द फेयर, वो भी मेला देख रहा था। सोमदेव हैपन्ड टू सी द ब्यूटियस साइट ऑफ मदन सेना। और दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पर हैपन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जैसे उसका वहाँ जाना हुआ, उसका उससे मिलना हुआ, तब हम हैपन का प्रयोग करते हैं। और ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और ब्यूटियस साइट का मतलब होता है सुंदर दृश्य। और दोस्तों ब्यूटियस को आप नोट कर सकते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ, सोमदेव हैपन टू सी द ब्यूटियस साइट ऑफ मदन सेना, मतलब सोमदेव का उसकी मदन सेना की सुंदर दृश्य का देखना हुआ, मतलब कि सोमदेव के द्वारा सोमदेव का उस मदन सेना के सुंदर दृश्य को देखना हुआ। ही फेल हेड ओवर हील्स इन लव विद हर। दोस्तों फॉल हेड ओवर हील्स का एक तरह का फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी के प्यार में पूरी तरह से पड़ जाना। तो इसका क्या अर्थ हुआ, और ये सेकंड फॉर्म है, फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। ही फेल हेड ओवर हील्स इन लव विद हर, मतलब वो पूरे तरीके से उसके प्यार में पड़ गया। ही कंसल्टेड हिज बोसम फ्रेंड। कंसल्ट का मतलब होता है किसी से विचार विमर्श करना, और बोसम का मतलब होता है घनिष्ठ पक्के दोस्त। ही कंसल्टेड हिज बोसम फ्रेंड मतलब उसने अपने घनिष्ठ दोस्त से इस बारे में वार्तालाप की, कंसल्ट किया मतलब कि सुझाव लिया या कह सकते हैं उससे बात की। अबाउट वेज, उन रास्तों के बारे में, टू रीच द गर्ल, लड़की तक पहुंचने के, एंड गेट इंट्रोड्यूस्ड, और परिचय करवाने का। चलिए आगे देखिए। द फ्रेंड सैड डोंट लूज पेशेंस, क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर कोई आदेश दिया जाता है, तो यदि इस तरह का वाक्य अफर्मेटिव होगा तो उसकी शुरुआत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और किसी भी तरह की सब्जेक्ट का वहाँ यूज़ नहीं किया जाता है। और यदि वो नेगेटिव होगा तो उसकी शुरुआत में डोंट का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। लूज़ का मतलब होता है खोना या फिर गंवाना, और पेशेंस का मतलब होता है सब्र या फिर किसको कहते हैं, धैर्य। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, द फ्रेंड सेड, दोस्त ने कहा, डोंट लूज पेशेंस मतलब कि धैर्य मत खो, धैर्य को मत गंवाओ। इफ़ यू आर सो इंटेंट, यदि आपका बहुत ज़्यादा पक्का इरादा है, ऑन मैरिंग हर, उससे विवाह करने का, गो एंड टॉक टू हर, जाओ और उससे बात करो। ऑनेस्टली मतलब जाओ और उससे ईमानदारी से बात करो। लेट्स नो मतलब चलो इस चीज़ को जानो। हर हार्ट मतलब कि उसके दिल की बात को जानो। एंड देन और फिर, वी मस्ट टेक फर्दर स्टेप, और उसके बाद ही हमें अवश्य ही जो फर्दर स्टेप है मतलब जो अगला कदम है वो लेना चाहिए। चलिए आगे देखिए। सोमदेव वेंट टू मदन सेना एंड सेड, मतलब जो सोमदेव था वो मदन सेना के पास गया और कहा, ब्यूटी मतलब कि सुंदरता, सुंदर, आई एम सोमदेव, मैं सोमदेव हूँ। द सन ऑफ द मर्चेंट धर्मदत्त मतलब कि मैं बेटा हूँ। द सन ऑफ द मर्चेंट धर्मदत्त, धर्मदत्त व्यापारी का बेटा। आई हैव फॉलन इन लव विद यू एट द फर्स्ट साइट, और दोस्तों इस वाक्य में हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का कोई भी वाक्य बनाते हैं तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, आई हैव फॉलन इन लव विद यू एट द फर्स्ट साइट मतलब मुझे आपसे पहली ही नज़र में प्यार हो गया है, मुझे आपसे पहली ही नज़र में प्रेम हो गया है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाई जाती है। और जैसे कल की स्टोरी में मैं आपको ऑलरेडी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के बारे में बता चुका हूँ। तो क्या अर्थ हुआ, आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। डोंट रिजेक्ट मी, मुझे रिजेक्ट मत करो। और यदि या माई लाइफ विल लूज़ मीनिंग, जो मेरा जीवन है वो अपना जो इसका मीनिंग है, जो इसका अर्थ है वो मेरा खो देगा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ है, उसने क्या कहा, आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। डोंट रिजेक्ट मी मतलब कि मुझे रिजेक्ट मत करो। और माई लाइफ विल लूज़ मीनिंग, वरना जो मेरा जीवन है वो अपना अर्थ खो देगा। चलिए आगे देखिए। इट मेड मदन सेना अनईजी, और ये जो चीज़ थी उसने मदन सेना को, अनईजी का मतलब था असहज, मतलब इस बात ने मदन सेना को असहज कर दिया। आफ्टर ए वाइल, थोड़े समय के बाद, थोड़ी देर के बाद, शी सेड, उसने कहा,
आई वुड हैव ग्लैडली मैरिड यू। दोस्तों इस वाक्य में हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इस तरह का जो वाक्य है ये कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है, जहाँ पर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और देखेंगे इस तरह के जो वाक्य हैं उसकी टेल पर होता होती जैसे शब्द आते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, आई वुड हैव ग्लैडली मैरिड यू। ग्लैडली मतलब खुशी से, मतलब मैंने आपसे खुशी में या खुशी खुशी विवाह कर लिया होता, बट लेकिन यू हैव कम टू मी टू लेट, लेकिन आप मेरे पास बहुत देरी से आए हो। आई एम इंगेज्ड विद एंड शैल बी मैरिड इन 5 days। और दोस्तों इंगेज्ड का मतलब होता है किसी के साथ संबंध में होना। तो क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा, आई एम इंगेज्ड मतलब मैं संबंध में हूँ, एंड शैल बी मैरिड इन 5 days, और 5 दिनों में मेरा विवाह हो जाएगा। प्लीज़ फॉरगेट मी, फॉरगेट मतलब भूलना, प्लीज़ फॉरगेट मी कृपया मुझे भूल जाओ। आगे देखिए, आई कांट मैं नहीं कर सकता, आई कांट मैं नहीं कर सकता। इफ़ यू डोंट मैरी मी यदि तुम मुझसे विवाह नहीं करती हो। आइदर आई विल टेक माई लाइफ या मैं अपने जीवन ले लूँगा, और किडनैप यू या फिर आपका अपहरण करूँगा। वॉट एवर द रिजल्ट जो भी परिणाम हो। सोमदेव सेड सोमदेव ने कहा। नो सोमदेव सोमदेव नहीं। दैट विल डिफेम मी। दोस्तों इस वर्ड को आप नोट कर सकते हैं, डिफेम एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बदनाम करना। तो क्या अर्थ हुआ, दैट विल डिफेम मी मतलब ये दैट विल डिफेम मी वो मुझे बदनाम करेगा, मतलब ये जो चीज़ है वो मुझे बदनाम करेगी। माई पेरेंट्स विल बी इन ग्रीफ जो मेरे माता पिता हैं, विल बी इन ग्रीफ उन्हें दुख होगा, वो दुख में होंगे। व्हाट अबाउट मी मतलब मेरे बारे में क्या। सोमदेव सॉफ्ट, सोप का मतलब था सुबकना, जो सोमदेव था उसने सुबक कर कहा। व्हाट अबाउट मी मतलब मेरे बारे में क्या। डोंट वरी यू आप चिंता मत करो। डोंट वरी आप चिंता मत करो। यू वांट मी मतलब कि आप मुझे चाहते हो। यू विल गेट आपको मिलेगा। आफ्टर मैरिज मतलब कि विवाह के बाद। आई विल कम टू यू मैं आपके पास आ जाऊंगी। दैट्स माई वर्ड, और दो दैट्स मतलब दैट इज़ माई वर्ड, दैट्स माई वर्ड मतलब ये मेरे शब्द हैं। बट लेकिन डोंट डू एनी आउटरेजियस थिंग। दोस्तों आउटरेजियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब है अपमानजनक। तो उसने क्या कहा, बट डोंट डू एनी आउटरेजियस थिंग लेकिन कोई भी अपमानजनक काम मत करना। चलिए आगे देखिए। सोमदेव टोल्ड हिज फ्रेंड अबाउट मदन सेनाज प्रॉमिस। और दोस्तों यहाँ मदन सेना के बाद एपिस्ट्रोफी ऐसे जिसका मतलब काकी। तो क्या अर्थ हुआ, सोमदेव टोल्ड हिज फ्रेंड अबाउट मदन सेनाज प्रॉमिस मतलब सोमदेव ने अपने दोस्त को मदन सेना के प्रॉमिस के बारे में, वादे के बारे में बताया। द फ्रेंड फेल्ट, और फील की सेकंड में फेल्ट, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जिसका मतलब था महसूस करना। द फ्रेंड फेल्ट मतलब कि दोस्त को लगा, महसूस हुआ, दैट की इट वुड बी मॉरली रॉन्ग एक्ट। मॉरली का मतलब नैतिक रूप से, तो जो दोस्त था उसको ये महसूस हुआ कि ये नैतिक रूप से एक गलत काम होगा। रॉन्ग एक्ट मतलब गलत काम होगा। ही एडवाइज्ड उसने सलाह दी सोमदेव को टू फॉरगेट अबाउट हर कि वो उसे भूल जाए। सोमदेव ऑल्सो रियलाइज्ड, और रियलाइज मतलब होता है महसूस करना, जो सोमदेव था उसे भी एहसास हुआ, महसूस हुआ दैट की हिज फ्रेंड वॉज राइट कि जो उसका दोस्त है वो सही है, सही बात कह रहा है। आगे देखिए। मीनवाइल का मतलब था इस दौरान। मदन सेना गॉट मैरिड मतलब मदन सेना का विवाह हो गया। ऑन द नप्शल नाइट, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। नप्शल का मतलब होता है विवाह की, और आप इसकी प्रोनाउंसिएशन को भी ध्यान से सुन लीजिए। नप्शल नाइट का मतलब होता है विवाह की रात, या कह सकते हैं सुहाग रात। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि इस दौरान मदन सेना गॉट मैरिड, मदन सेना का विवाह हो गया। ऑन द नप्शल नाइट मतलब कि विवाह की रात को या कि सुहाग रात पर। व्हेन हर हस्बैंड केम टू हर, और ये कम की सेकंड फॉर्म है, जब उसका पति उसके पास आया। शी सेड उसने कहा। मास्टर मतलब कि स्वामी। आई हैव अ रिक्वेस्ट मेरा एक अनुरोध है। से इट डार्लिंग एनीथिंग उसने कहा कि प्राण प्यारी कुछ भी कहो। मदन सेना सैड एवरीथिंग अबाउट हर प्रॉमिस टू सोमदेव। क्या अर्थ हुआ, जो मदन सेना थी उसने सब कुछ बता दिया अबाउट हर प्रॉमिस टू सोमदेव, जो उसने वादा किया था सोमदेव से उसने सब कुछ बता दिया। द हस्बैंड डिड नॉट वॉन्ट टू लूज अ ब्यूटी ट्रूथफुल वाइफ लाइक मदन सेना। और दोस्तों ये जो वाक्य है हमारा, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। तो आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। लूज का मतलब खोना या फिर गंवाना। तो क्या अर्थ हुआ, द हस्बैंड डिड नॉट वांट टू लूज अ ट्रूथफुल वाइफ। और ट्रूथफुल का मतलब होता है सच्चा, सच्ची। मतलब जो हस्बैंड था वो एक द हस्बैंड डिड नॉट वांट टू लूज ए ट्रूथफुल वाइफ लाइक मदन सेना। मतलब जो पति था वो मदन सेना जैसी एक सच्ची पत्नी को खोना नहीं चाहता था।
ही अलाउड हिज ब्राइड टू गो टू सोमदेव, और उसने अपनी ब्राइड का मतलब दुल्हन, अपनी दुल्हन को सोमदेव के पास जाने की अनुमति दी। एंड कीप हर वर्ड्स, और अपने शब्दों को रखने की, अपने मतलब वादे को करने की उसने अनुमति दी। कीपर वर्ड्स का मतलब होता है अपने बात को रखना, अपने वादे को पूरा करना। सो इसलिए मदन सेना डैग्ड अप एज ब्राइड, डैग्ड अप का मतलब होता है सजे होना। सो इसलिए मदन सेना डैग्ड अप एज ब्राइड, जो कि सजी हुई थी दुल्हन के रूप में, सेट आउट, वो निकल पड़ी, टू द हाउस ऑफ सोमदेव, वो सोमदेव के घर के लिए निकल पड़ी। चलिए आगे देखिए। द ब्राइड लेडन विद कॉस्टली ज्वेलरी, ब्राइड का दुल्हन, और लेडन मतलब लदी हुई, जो ये ब्राइड थी, दुल्हन थी, जो कॉस्टली मतलब कीमती आभूषणों से, ज्वेलरी से लदी हुई थी। वॉज गोइंग, वो जा रही थी, इन द डार्कनेस ऑफ नाइट, मतलब रात के अंधेरे में जा रही थी। अलोन ऑन द रोड, मतलब कि क्या हुआ इस पूरी लाइन का, कि जो दुल्हन थी, जो महंगे या कीमती ज्वेलरी से, आभूषणों से लदी हुई थी, वो रात के अंधेरे में सड़क पर अकेले जा रही थी। अ थीफ हेल्ड हर अप, और ये होल्ड की सेकंड फॉर्म में हेल्ड मतलब पकड़ लेना। अ थीफ हेल्ड हर अप, एक चोर ने उसे पकड़ लिया। टू रॉब द ज्वेलरी, रॉब द ज्वेलरी मतलब आभूषणों को लूटने के लिए, रॉब का मतलब लूटना। मदन सेना टोल्ड द थीफ, जो दैट शी वॉज गोइंग टू फुलफिल अ प्रॉमिस, क्या अर्थ हुआ, जो मदन सेना थी उसने चोर को बताया दैट कि शी वॉज गोइंग टू फुलफिल अ प्रॉमिस, मतलब वह एक वादे को पूरा करने के लिए जा रही है। और दोस्तों फुलफिल का मतलब है पूरा करना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, जो मदन सेना थी उसने चोर को ये बताया कि वो एक वादे को पूरा करने जा रही है। ऑन हर वे बैक, अपने मतलब कि वापस के रास्ते पर या वापसी पर, शी वुड हर सेल्फ सरेंडर हर ज्वेलरी, सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना। कि तो उसने क्या कहा कि अपने वापस आने पर, वापसी के रास्ते पर वो खुद ब खुद अपने आभूषणों को उसके हवाले कर देगी, आत्मसमर्पण कर देगी। मदन सेना प्रॉमिस्ड टू द थीफ, जो मदन सेना थी उसने चोर से वादा किया। Stunned by the strange truth, the thief let her go and waited for a return, क्या अर्थ हुआ दोस्तों। स्टंड का मतलब होता, ये एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। स्टंड का मतलब होता है स्तब्ध। स्टंड बाय द स्ट्रेंज ट्रूथ, मतलब ये जो स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज ट्रूथ मतलब कि अजीब सच, मतलब इस अजीब सच जो था उससे वो स्तब्ध हो गया। द थीफ लेट हर गो, जो चोर था उसने उसे जाने दिया। एंड वेटेड फॉर हर रिटर्न, और उसके लौटने का उसने इंतज़ार किया। आगे देखिए। मदन सेना रीच्ड द हाउस ऑफ सोमदेव, जो मदन सेना थी वो सोमदेव के घर पहुंच गई। रीच मतलब पहुंचना, सेकंड फॉर्म में रीच्ड। एंड वॉक हिम अप, और दोस्तों वेकअप का मतलब होता है उठाना, सेकंड फॉर्म में वॉकअप। तो क्या अर्थ हुआ, एंड वॉक हिम अप, और उसको उसने जगाया। ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी, मदन सेना एज ब्राइड, तो क्या अर्थ हुआ, ही वॉज सरप्राइज टू सी मदन सेना एज ब्राइड देयर, मतलब वो मदन सेना को वहाँ पर दुल्हन के रूप में देखकर हैरान था। शी सैड, उसने कहा, सोमदेव आई हैव कम टू यू टू फुलफिल माई प्रॉमिस, और दोस्तों इस वाक्य में हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। कम, केम, कम, ये फर्स्ट फॉर्म भी है, उसके अलावा थर्ड फॉर्म भी है, तो यहाँ इसे थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया। और जब हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का, शी सैड, उसने कहा, सोमदेव आई हैव कम टू यू टू फुलफिल माई प्रॉमिस, मतलब मैं अपने वादे को पूरा करने के लिए आपके पास आई हूँ। मीन वाइल, इस दौरान, सोमदेव हैड चेंज्ड हिज माइंड, दोस्तों इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। चेंज्ड माइंड का मतलब होता है अपना विचार को बदल लेना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि इस दौरान सोमदेव हैड चेंज्ड हिज माइंड, मतलब इस दौरान जो सोमदेव था वो अपना इरादा बदल चुका था। ही सैड, उसने कहा, मदन सेना आई एम ओवरवेलम्ड बाय योर कमिटमेंट, मतलब ये जो आपका जो कमिटमेंट है, जो आपका वादा है, उससे मैं बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलम्ड हूँ, उत्साहित हूँ। एंड लार्ज हार्टेडनेस ऑफ योर हस्बैंड, और जो आपके पति का जो बड़ा दिल है उससे मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइल माई सेल्फ बाई डिसऑनरिंग यू, डिसऑनर का मतलब होता है किसी का अपमान करना, और डिफाइल का मतलब होता है अपवित्र करना। तो उसने क्या कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइल माई सेल्फ बाई डिसऑनरिंग यू, मतलब मैं आपका अपमान करके खुद को अपवित्र नहीं करूँगा। यू मस्ट रिटर्न टू योर हस्बैंड, आपको अवश्य ही अपने पति के पास लौट जाना चाहिए। आई सैल्यूट यू बोथ, मैं आप दोनों को नमन करता हूँ, मैं आप दोनों को सलाम करता हूँ। चलिए आगे देखिए।
ऑन हर वे बैक, और अपने वापसी के रास्ते पर, शी मैट द थीफ, वो मतलब वह चोर से मिली, हु वॉज वेरी सरप्राइज्ड, जो, और दोस्तों हु का मतलब होता है कौन, और ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, ऑन हर वे बैक मतलब अपने वापस के रास्ते पर, शी मैट द थीफ, वो चोर से मिली, हु वॉज वेरी सरप्राइज, जो बहुत हैरान था, एट हर प्रॉम्प्ट रिटर्न मतलब उसके इतनी जल्दी वापस आने पर, प्रॉम्प्ट का मतलब बहुत ही जल्दी वापस आने पर, इतने शीघ्र उसकी वापसी पर वो बहुत ज़्यादा हैरान था। इन रिप्लाई टू द थीव्स क्वेश्चन, और चोर के सवाल के जवाब में, मदन सेना ने बताया, हाउ कैसे, सोमदेव रिफ्यूज्ड टू बिकम अ सिनर, की किस तरह से जो सोमदेव था उसने रिफ्यूज़ मतलब इनकार कर दिया, टू बिकम अ सिनर, एक पापी बनने से उसने इनकार कर दिया। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, सिनर का मतलब होता है पापी। आगे देखिए, द थीफ लेट हर गो विदाउट रॉबिंग हर, जो चोर था उसने उसे बिना लूटे उसे जाने दिया। इम्प्रेस्ड बाय द स्ट्रेंज ड्रामा प्लेड बाय ऑल द करेक्टर्स, और क्यों जाने दिया, क्योंकि वो प्रभावित हुआ था, बाय द स्ट्रेंज ड्रामा, इस बिल्कुल अजीब ड्रामा से, प्लेड बाय ऑल द करेक्टर्स, जो सभी किरदारों के द्वारा किया गया था, खेला गया था ये जो ड्रामा, उस चीज़ से वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसने उसे बिना लूटे जाने दिया। आगे देखिए, बेताल सेड, बेताल ने कहा, यू हर्ड द स्टोरी, तुमने कहानी को सुना, विक्रम, हुज सेक्रीफाइस इन दिस ड्रामा वॉज द ग्रेटेस्ट, क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों सेक्रीफाइस एक नाउन है जिसका मतलब होता है त्याग या फिर बलिदान। तो इसका क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा कि यू हर्ड द स्टोरी, आपने कहानी को सुना, विक्रम, हुज सेक्रीफाइस इन दिस ड्रामा वॉज द ग्रेटेस्ट, मतलब कि इस ड्रामा में, इस नाटक में सबसे बड़ा बलिदान किसका था, सोमदेव का, और हस्बैंड्स या पति का, और द थीव्स या फिर चोर का। विक्रम वॉज साइलेंट, जो विक्रम थे वो खामोश थे। यू नो द आंसर, तुम जवाब जानते हो। स्पीक, बोलो, और योर हेड विल, या फिर आपका सर। बेताल वॉन्ड, बेताल ने चेतावनी दी। बेताल, द थीफ मेड द रियल सेक्रीफाइस, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि जो चोर था उसने वास्तविक, जो एक असली सेक्रीफाइस था, बलिदान था, वो उसने किया। द हस्बैंड डिड नॉट वॉन्ट टू लूज़ हिज वाइफ, जो पति था वो अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था, वो अपनी पत्नी को गंवाना नहीं चाहता था। सो इसलिए ही कॉम्प्रोमाइज्ड, इसलिए उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसने समझौता किया। सोमदेव वॉज अफ्रेड ऑफ बिकमिंग अ सिनर, और जो सोमदेव था वो इस बात से डरा हुआ था, वो बिकमिंग ए सिनर मतलब वो एक पापी बनने से डरा हुआ था। बट लेकिन द थीफ हैड नथिंग टू लूज़, लेकिन चोर के पास खोने के लिए, गंवाने के लिए कुछ भी नहीं था। येट, फिर भी, ही सेक्रीफाइज्ड, उसने त्याग किया, उसने बलिदान किया। एट ट्रेजर, एक खजाने का, इन द ज्वेलरी मतलब जो ज्वेलरी का जो खजाना था उसने उसका बलिदान किया। विद दैट, उसके साथ, बेताल फ्लू अवे, जो बेताल था वो उड़ गया। बीइंग चेस्ड बाय विक्रम, और उसका पीछा किया जाने लगा विक्रम के द्वारा। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। और कहानी के अलावा दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों उसके अलावा आज की जो स्टोरी है, मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगा कि आपका क्या फीडबैक है, कि आपकी क्या राय है, क्या इस तरह की कहानी का या इसका कुछ और भी अंत हो सकता था, या फिर यहाँ पर जो ज़्यादा गलती थी वो किसकी थी। तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।